अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 29 अगस्त को जो आईएमएफ का बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया था 1.17 बिलियन डॉलर की ट्रांच 7th और 8th रिव्यू को कंबाइन करके। मेरे ख़्याल में दो सितंबर को जो फ़ंड ने है वो अपलोड कर दी थी फ्राइडे अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे पाकिस्तान टाइम इन्होंने अपलोड कर दी थी अपनी वेबसाइट पे। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो ओमिशन लगी वो ये थी कि फ़्लड्स का कहीं मेंशन नहीं था। ठीक है, उनके पास हो सकता है टाइम ना हो या दे डिडंट वांट टू रिवाइज इट इन दिस particular combined review because the agreement had already been made, prior actions already done, but और वो मे बी डेफर कर रहे हैं 9th रिव्यू को, बट उसमें कम से कम एक सेंटेंस तो ऐड होना चाहिए था कि जी ये चीज़ जो है ये इट इज़ सब्जेक्ट टू the more detailed assessment of the flood damage. But anyway, it's not there. We have a very good panelists today to talk to us. Dr. Hafiz Pasha साहब जो हैं वो हमारे साथ शुरू के कोई 5-10 मिनट उनके पास टाइम था, तो he has very kindly agreed to be with us. After we get his views, we will come back to Abid Suleri साहब, SDPI के वो executive director हैं. He's actually the soul of that institution who's done extremely good work in undertaking studies of all kinds which have been very very beneficial to decision makers. स्टूडियो में हमारे जो बीट रिपोर्टर्स हैं, एक ज़हीर अब्बासी साहब हैं जो एक इकोनॉमी बीट है, ताहिर अमीन साहब जिनकी मल्टीलैटरल डोनर्स है IMF इंक्लूडेड. सो आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर पाशा. डॉक्टर साहब बताइएगा, व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑफ द रिपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो आपने जो पॉइंट रेज किया उसके बारे में मैं ज़रा और भी वाज़ेह कर दूं कि जो हैरत की बात है कि चले फ्लड्स को तो मेंशन नहीं किया इसलिए कि ये एक रीसेंट फिनोमेना है, मगर इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि जो 2021-22 के जो फिगर्स जो एक्चुअल्स होने चाहिए थे वो बहुत केसेस में नहीं है. ये हैरत की बात है कि फॉर इंस्टेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के फिगर्स जो डिटेल में आप जाएं तो उनका जो है एसबीपी के जो फाइनल एक्चुअल फिगर्स थे 21-22 के उससे मिलते जुलते नहीं है. How do we take these projections seriously if the base figure, the actual figure for 21-22 is not correct? So you think that your state bank figures and they are much more accurate, right? Okay. Similarly with the budget figures. Budget से तो बिल्कुल ही नहीं है जी. सही. Fiscal operations के figures release हो गए थे काफी दिन पहले, but IMF ने incorporate नहीं किया. तो how do we take their projections seriously when the base figure from which they project are wrong? मैं आपसे एक बताऊं, मेरी जिंदगी में मैंने काफी मर्तबा IMF के साथ नेगोशिएट भी किया है. टेक्निकल कैपेसिटी IMF की बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और उसके नतीजे में ये आप इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं कि एक्चुअल्स के बेसिस पर नहीं काम कर रहे हैं और हाउ डू आई टेक देम सीरियसली, ये बड़ा मसला है. सही. What I mean I understand because मेरे ख्याल में जो बजट डेफिसिट इन्होंने लिया है पिछले साल का वो इन्होंने 7% लिया है, while मिफ्ता इस्माइल साहब इज़ बीन सेइंग इट्स 9%. अब मुझे ये समझ नहीं आती, मिफ्ता साहब भी तो he plays with the truth as well for obvious reasons. He's the actual figure is 7.9%. Okay. In 21-22, okay. And the bank and the IMF has preferred to take 7.1%. 7.1 नहीं जी. तो नतीजा ये है कि हम को projections को हम नहीं ले सकते seriously. They will have to revise their projections and link them to the actuals in 21-22. और पब्लिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में तो बेतहाशा गलतियां हैं. Why do you think so? Do you think it was just you think it's a lack of technical expertise or I mean I don't understand क्या issue था. Issue ये है
they are not particular about ensuring the latest figures. उनकी एक ब्यूरोक्रेसी है, उनका एक मोमेंटम है, उनके पास कुछ प्रोजेक्शंस थे 1-2 महीने पहले, उनको ही लेके आगे बढ़ गए. They did not wait for the actuals because projections बन चुके थे. But डॉक्टर साहब आजकल तो projections जो भी हों to change one figure on the computer, ये तो नहीं है कि पुराने ज़माने की तरह, you know, it's not, they can just, you know, just type it in. I mean, it's not, it is not a challenge to change and be more up to date. But मेरे ख्याल से आप, हमारा media should ask the IMF, why have you not taken the actual? मीडिया तो रेज कर रहा है. आई थिंक बिजनेस रिकॉर्डर वाज फुल ऑफ ऑन सैटरडेज पेपर वी वर फुल ऑफ यू नो कि इन्होंने फ्लड्स को नहीं किया. देयर इज़ डिस्क्रेपेंसी इन फिगर्स. तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि ये क्या चीज़ जो है वो करने की. यू नो दे आर जस्ट क्वाइट. आई मीन दे हैव अ न्यू रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव. आई डोंट नो वेदर यू हैव मेट हर बट शी इज़ एन एक्सट्रीमली शाई रिटायरिंग लेडी. और आपकी क्या व्यूज़ हैं? I mean, apart from the discrepancy in the figure, what else strikes you? जी, ये जो IMF प्रोग्राम है, मैंने पिछले 40 साल में 8 या 10 प्रोग्राम्स को डिटेल में देखा है, कुछ को नेगोशिएट किया. ये सबसे सख्त प्रोग्राम है. सबसे सख्त. एक साल में जो चीजें करनी है वो हैरत अंगेज है. और फ्रंट पे तकरीबन उन्होंने खोल दिया है, रेंजिंग टू हैविंग वन कॉमन ट्रेजरी अकाउंट, जी 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 जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ SOEs, to changes in the power sector, to policies with regard to pricing. I can go on for the next 1 hour. जी, but डॉक्टर साहब हमारी जो एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी भी है वो भी तो स्टेडली इतनी ख़राब हो चुकी है कि इट इज़ रीच्ड द करंट स्टेज वेयर यू नो एज द फंड हैज़ बीन रिपीटेडली सेइंग इन दिस प्रोग्राम, unless you do this we are not interested because you don't follow our prescriptions or you leave the program midway. बात दरअसल ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. यकीनन हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं बट प्रायोरिटाइज करके करना है, वरना कुछ नहीं होगा. अब जैसे कहते हैं ना, विल बी वाटर्ड डाउन. हम 4-5 अहम चीजें हैं जिसे हमें करना है. SOEs का बर्डन कम करना है, टैक्स को ब्रॉडन करना है. And we can't really challenge the fund on all these things because we really need to do it, right? Power sector, आपने पिछली दफा प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था बहुत बुरी हालत है. जी नहीं, मगर इशू ये है कि देखिए, you have to be realistic about the extent and pace of reform. ये अगर 3 साल का प्रोग्राम होता तो बहुत मुनासिब होता और उसमें हमें इम्प्लीमेंट करने में एक लिहाज से क्वालिटी वुड हैव बीन एंश्योर्ड. फ्रैंकली द फंड इज आस्क्ड फॉर टू मच. और दूसरा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि उनके प्रोजेक्ट्स में एक तो आप बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा. एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अ ग्रोथ ऑफ 12%. With a worldwide recession looming, how do you expect that to happen? Yes, and the other thing is कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बॉन्ड्स $3 बिलियन से फ्लोट कर लेंगे. भाई आप ही फ्लोट करके दिलवा दें. इस वक्त हैवी डिस्काउंट पे है, हमारी क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव पे जा चुकी है. सही. There are so many. Plus, Dr. Saab, at the end of the day, they're talking about civil unrest because of the. I mean, what they seem to be, you know, even forecasting a situation which is not within their purview to forecast. You know, I mean. They should not have mentioned this. I take strong objection. There you go. Which is a multilateral financial agency, to make a comment like that, yeah. A completely unacceptable comment, and we should officially present our concerns about that. Yep, I agree. Thank you so much, Dr. Saab, to being with us. I know you have to go. Please have a great rest of the weekend. We'll take a short break here. Please stay with us if you can.
Welcome back, ladies and gentlemen. Before I go to Dr. Soleri, I would like to just go to Tahir Amin. ख़वातीन हज़रात, जो कंटिजेंसी प्लान एग्री कर लिया है हमारी गवर्नमेंट ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऑन वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो उसको बहुत ही बुरा जैसे कि बम फटेगा उनके ऊपर। जी ताहिर साहब, क्या है कंटिजेंसी प्लान? जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक प्लान कमिट किया है और वो कुछ इस तरह है कि अगर हम मंथली बेसिस पे हमारे फिस्कल जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्म करे, यानी जो टारगेट दी हो, और वो ख़वातीन हज़रात अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि फ्लड से हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अ लॉट ऑफ द कलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ जब हमारी नहीं होगी बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, हमारी एग्रीकल्चर कितनी डिस्ट्रॉय होगी, हमारी जो एग्रीकल्चर इनपुट होती है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के साथ वो इतना डिस्ट्रॉय हो गया है, तो रेवेन्यू की परफॉर्मेंस कम होगी। नॉर्मली ये क्वार्टरली होता है, ये मंथली कर रहे हैं। जी क्या होगा? तो एक कंटिजेंसी प्लान वो एक्टिवेट करेंगे और वो कुछ इस तरह है कि जो फ्यूल है 4 पॉइंट्स है उसके, तो इसमें एक तो ये कि 17% GST वो फ्यूल पे लगाएंगे। ओके, 17% फ्यूल पे जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। और जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने बड़ी रिपीटेडली कहा है कि जी मैंने उनको मना लिया था कि GST मैं नहीं लगाऊंगा। लीव अलोन पेट्रोलियम लेवी उन्होंने कितनी 27 रुपीज़ 50 पैसे पर लीटर हम पेट्रोलियम लेवी दे रहे हैं पेट्रोल पे। बट एनीवे उसके ऊपर GST लग जाएगी विच कुड बी एज क्विकली एज दिस मंथ। जी दूसरे जो आइटम्स है उसकी GST उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, जिसमें पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें GST में आ जाएंगी, वो सारे स्ट्रीमलाइन करेंगे। और तीसरा वो जो शुगरी ड्रिंक्स उस पे भी GST लगाएंगे और इससे 60 बिलियन की जो एडिशनल रेवेन्यू शुगरी ड्रिंक्स हैं जी, वो कैंडीलैंड नहीं आएगा उसमें कोई ड्रिंक नहीं है। और इसी तरह जो फोर्थ और फाइनल वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो लगाएंगे हर जो सिगरेट स्टिक पे नॉट द पैक बट द स्टिक, ₹2 पर स्टिक, और उससे 120 बिलियन की एडिशनल रेवेन्यू। ये एक ओके, सो ऑल द आई मीन आई नो दैट सिगरेट is harmful for your health and all that, but this is a bit over the top I think। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलेरी। देखिए इस वक्त अनयूजुअल टाइम्स में और जिस तरह की एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही थी, उसमें शायद इससे भी ज़्यादा टफ भी अगर कुछ होते स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और आपके कंटिजेंसी प्लान, तो गालिबन गवर्नमेंट वो भी इस वक्त एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आपकी एक बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ और पाशा साहब की बात से भी कि ये जो ग्लेयरिंग ओमिशंस हैं इसमें स्पेशली फ्लड्स के बारे में कोई मेंशन ना होना, तो उसकी दो वजूहात हो सकती है। या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे कि पहले से आप डिस्कस कर रहे थे पाशा साहब के साथ कि IMF जो है वो अभी भी किसी एक आइसोलेटेड इंसुलेटेड दुनिया में रह रहा है, और या उसकी ये हो सकती है कि जो हुकूमत ने थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन का इजहार किया था कि फ्लड की वजह से वो एक इमरजेंसी जो प्रोग्राम है उसके लिए अप्रोच करेंगे IMF को। और बट डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि 2000 जब ये कोविड आया था तो फंड वेंट आउट ऑफ द वे टू बी हेल्पफुल। दे गेव अस द इमरजेंसी रैपिड इमरजेंसी लोन विच वाज आई थिंक 1.6 बिलियन। अब दे आर टोटली क्वाइट ऑन द फ्लड्स। ये फ्लड्स आपको जैसे कि याद होगा जून में शुरू हुए थे, बाय जुलाई दे वर एक्चुअली यू नो अ सोर्स ऑफ मेजर, और ये सारी मीडिया पे आ रहा था, DC में अमेरिकन मीडिया पे, यूरोपियन मीडिया पे, यू नो डोमेस्टिक जो हमारी चैरिटीज़ थी दे हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इमरजेंसी 25 अगस्त को डिक्लेयर की है विच आई थिंक वाज अ बिट लेट, बट हैविंग सेड दैट ये तो बड़ी देर से आ रहे थे। दे कुड हैव, जैसे कि मैं पाशा साहब को कह रही थी कि अब तो कंप्यूटर पे जाके आप चेंज कर सकते हैं या एक सेंटेंस ही ऐड कर देते, तो ये मतलब है कि ये ओमिशन तो बहुत ज़्यादा है जी। और ये अफेक्ट करेंगी ना सिर्फ इस प्रोग्राम को बल्कि वो सारी जो फोरकास्ट इसके साथ की जा रही है। तो सही। मैं बिल्कुल, और मैं तो इसको फोर्स ही कर रहा हूँ कि इन नंबर्स को अगले रिव्यू से पहले दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अभी भी जो GDP ग्रोथ के जो नंबर हैं, अल्लाह करे कि ये आ जाए, मुझे तो ये
बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। जिस तरह की इस वक्त तबाही मची हुई है और जो स्पेशली आपके एग्रीकल्चर का हाल होगा, यानी आपके जो दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने इस वजह से अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं की कि इम्पोर्ट्स में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने इस वजह से की कि फ्लड की वजह से डिमांड में कमी होगी और रोड खराब, नेटवर्क खराब होने की वजह से वो अपनी सप्लाईज जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अगस्त के आखिरी दिनों से लेकर 19 सितंबर तक अपनी प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट कर दी है। तो और यही हाल आपके एग्रीकल्चर के साथ होगा। ना सिर्फ ये कि आप खड़ी फसलों की तबाही, बल्कि जो आपके रिजर्वायर्स में जो वीट स्टॉक पड़ा था उसको बड़े बुरे तरीके से वो इफेक्ट हुआ है। लाइफ स्टॉक जो कि एक मेजर पोर्शन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में 50% से ज्यादा, वो अफेक्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है। तो ये सारा कुछ जो है अभी तो चूंकि फ्लड की जो इनिशियल डैमेज असेसमेंट है वो हो रही है, लेकिन जब एक नंबर आता है तो आप देखेंगे कि उसका जीडीपी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा होगा टुवर्ड्स। डॉक्टर साहब एक प्रोजेक्शन करें मेरे लिए। 3.5% फंड ने कहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे जस्ट इग्नोर्ड द फ्लड्स कंप्लीटली एंड दे आर साइलेंट ऑन द फ्लड स्टिल। आई थिंक दैट्स अ वेरी ऑमिनस साइलेंस, बिकॉज मेरे ख्याल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो कुछ पैसे अनाउंस किए हैं, $3 मिलियन दिए हैं, और वर्ल्ड बैंक ने कि इमरजेंसी बेसिस पे 300 मिलियन जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें से डाइवर्ट करेंगे। तो why, I mean, you've been dealing with the fund, you've been meeting with fund missions. How do you see this? देखिए, या तो इसके दोनों तरफ हो सकता है ना। एक तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी नेगोशिएटिंग साइड्स थी, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं किया, इस पे एम्फेसिस नहीं किया। परहैप्स दे वांटेड के जल्द से जल्द जो है वो $1.1 बिलियन जो है वो आ जाए और ये एक सक्सेस स्टोरी बन सके। और दूसरा जो पहले बात कर रहे हैं कि IMF ने भी इस पे फोकस करना मुनासिब नहीं समझा, तो ये वन साइडेड नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली दोनों तरफ से होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे स्ट्रेस किया हो और उसकी बेसिस पे अपने नंबर्स का उन्होंने बताया हो कि जी ये नंबर नहीं हो सकेंगे, और IMF उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाता या इस पे एक सेंटेंस भी ना डालता। IMF कम से कम ये कह सकता था कि अच्छा 9th रिव्यू के लिए नंबर्स को दोबारा देखा जाएगा, कीपिंग इन व्यू एक सेंटेंस ही डाल देते। जी जी, जी। तो मेरा तो ख्याल है कि दोनों तरफ से ये एक वो है ओमिशन हुई है। ओके एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने कंटिजेंसी प्लान जो अभी ताहिर अमीन साहब ने हमें बताया है, is that doable? मतलब given the floods, given that 1/3 of Pakistan is inundated, and this is not us saying it, ये कोई American Meteorological Department के satellite जो भी उनका होता है, उन्होंने confirm किया है कि 1/3 of Pakistan is submerged। तो ये मतलब ये contingency जो है 17% GST on fuel and all that, I mean, which do they want? जी जी, या तो दोनों साइड्स ये सोच रही हैं कि जैसे कोविड-19 के लिए अपील की थी पाकिस्तान ने फॉर्मली, और पाकिस्तान को कुछ पॉलिसी स्पेस जो है वो दे दी गई थी फिस्कल स्पेस में करने के लिए। तो या तो इस तरीके की कोई है इसके पीछे थॉट, अदरवाइज या कुछ थॉट है भी कि नहीं डॉक्टर साहब? मुझे तो लग रहा है कोई थॉट ही नहीं है, क्योंकि कोविड पे आपको याद होगा कि वो डेट रिलीफ इनिशिएटिव तो G7 ने मिलके सबके लिए किया था। आई मीन दैट वाज नॉट वन कंट्री स्पेसिफिक। जी डॉक्टर साहब, लेकिन आपने देखा कि उस वक्त जो पॉलिसी स्लिपेज थी वो तो, अगर आप कोविड-19 रिलेटेड जो पॉलिसी स्लिपेज थी वो तो IMF ने गो के उसमें प्रोग्राम आपका जो था वो डिले का शिकार हो गया। लेकिन जी बट वो उन्होंने कहा था कि डोंट टॉक अबाउट द, बिकॉज आई हैड some discussions with some fund staff, तो उन्होंने कहा था that's not relevant now, just focus on COVID, you know, don't talk about that. So that was going back by the fund itself. तो इस वक्त तो देखिए, और फिर IMF ने मेरा ख्याल है इसीलिए अपने जो क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स है उसमें खुद ही उन्होंने लिख दिया कि अच्छा जी ये जो कुछ हम कह रहे हैं कंटिजेंसी प्लान जो है इससे सोशल अनरेस्ट जो है वो हो सकता है। जो and that's a comment that I think I agree with Pasha Saab is extremely inappropriate for a multilateral.
इट इज ऑफ कोर्स उन्होंने थोड़ा सा अपने मैंडेट से ट्रेसपास किया है, यानी इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि अच्छा जी ये सारा कुछ जो होगा तो उसके नतीजे में लोग जो है वो बाहर आएंगे, पोलिटिकल अनरेस्ट फैलेगा। तो ये चीज इसको फंड की तरफ से नहीं आना चाहिए था। जाहिर है कि इसको हम सब कह रहे होते हैं इस पे, तो वो अलग बात थी, लेकिन फंड इसको खुद एक्नॉलेज कर रहा है, खुद इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है चीजों को। और चीजों को जी वो दे आर टॉकिंग अबाउट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, दे आर which is obviously going to have severe repercussions on जो imported inflation है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। We take a short break here, please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब्बासी साहब बताइएगा कि क्या जो कह रहे थे ना, जो हमारे जो पाशा साहब ने भी कहा था फिगर्स के बारे में, टॉक अबाउट सम ऑफ द टारगेट्स सेट which are undoable, I think. देखें, एक तो इन्होंने दिया है जो इन्फ्लेशन का टारगेट अगर देख लें इन्होंने, तो इन्होंने बजट में अभी तक वही रखा है 11.5%। नहीं, बजट तो चेंज नहीं होगा ना। तो IMF ने 19.9 रखा है, which is slightly more realistic but still I think understated। 27.3 लास्ट अभी जो फर्स्ट गई अगस्त का 27% था, which is extremely high। फिर इन्होंने जो कहा है कि प्राइमरी डेफिसिट हम 0.2% सरप्लस करेंगे 152 बिलियन, जो लास्ट ईयर मगर 0.2% सरप्लस होगा ना, तो इसका मतलब है कि ऑल हाँ जो सर्विसिंग है वो इंक्लूड नहीं होगी, उसी में तो पैसा जा रहा है। बिल्कुल। और फिर फिस्कल जो डेफिसिट भी है वो भी उन्होंने 4.6% रखा, और लास्ट ईयर का जैसे आपने अभी डिस्कस किया है कि 7% उन्होंने रखा हुआ इन्होंने फंड ने मेंशन किया है, जबकि मिफ्ता इस्माइल का सब कह रहे थे कि 9% होगा जी। राइट। What about the other one, the budget deficit for this year is 4.6% still, which is I think the one that is in the budget जी। तो 4.6% है, और ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। किस तरह करेंगे जी? जी बिल्कुल, जिस तरह भाई साहब ने कहा, इसमें करंट एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें, डेट की बात करें आप, डेट बिल्कुल इस तरह के IMF के रिपोर्ट के मुताबिक 140.9 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल डेट हो जाएगी। और जब खान साहब गए थे कितना था? तो 135 बिलियन, यानी इसमें तकरीबन 5.9 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा। मगर एक्चुअल डेट ये लेना चाह रहे हैं 37 बिलियन, एंड दैट इज बिकॉज दे वांट टू, ज़्यादातर तो यही है कि पे बैक करेंगे जो 21-22 बिलियन इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा जस्ट होगा। और अगर डोमेस्टिक डेट की बात कर ले तो 28 बिलियन से बढ़ के वो 31 बिलियन डॉलर हो जाएगा, यानी तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीज़ का उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर पिछले वो ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो वो इतना नहीं है। और अगर इसमें जी फिगर की बात कर ले तो करंट एक्सपेंडिचर ये IMF के रिपोर्ट के मुताबिक 16.9 बिलियन 16.9% आप GDP उस पर कंटेन करेंगे। लेकिन वो किस तरह होगा, कौन सी GDP का, गवर्नमेंट का 5% होगा या 3.5? ये इस तरह होगा जी कि फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, कारें नहीं खरीदेंगे, ट्रैवल जो अवॉइडेबल है वो नहीं करेंगे, और क्या था, एक और था कोई पॉइंट। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे कि इलेक्शन ईयर से एक साल पहले ये मुश्किल होगा, तो रिस्क तो वो फिर कंटिजेंसी प्लान जो है ना आपका जो विच इज़ एक्सट्रीमली हार्श, वो हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसका मकसद आप मुझे बताइएगा कि जो खान साहब भी कहते थे, ये लोग भी कहते थे, एलीट कैप्चर रहेगा, पेमेंट सारे आप और मैं जैसे जो है लोग हैं ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बेचारे जो गरीब हैं, जो बेसिकली वो सिर्फ सिगरेट ही पीते हैं मेरा ख्याल में वो भी बढ़ जाएगी। तो एलीट कैप्चर रिमेन्स, इज दैट राइट? जी डेफिनेटली, और इस पे ऑब्वियसली पाशा साहब इस पे बहुत बात कर चुके हैं। एलीट कैप्चर जो है वो हम IMF हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, हम बाकी सारे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म, जो SOEs की रिफॉर्म, लेकिन ये जो सिस्टम रिफॉर्म एलीट कैप्चर है इस पे बहुत कम बात की जाती है। और ये बिल्कुल अगर ये जो डेफिसिट्स आएंगे तो उसका हल जो है वो बड़ा आसान है कि GST लगा दिया जाए, और GST के बाद फिर
आवाम इसको भुगतते चले, लेकिन which is obviously a regressive tax, right? I mean, the poor pay more. जी, it is indirect tax, it's a consumption based tax, it's a regressive tax. लेकिन कल जो IBA में 2 दिन पहले मिफ्ता साहब का एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी जो कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लाना चाह रहा हूँ, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की टेन्योर की तरफ बात की कि गवर्नमेंट जो है वो तो रहेगी अगले इलेक्शन तक पूरा मुद्दत पूरी कर रही होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अजीब हिंट दिया, उनका शायद मैं इसमें नहीं होऊंगा, तो क्या नहीं, बट डॉक्टर साहब आई डोंट थिंक ही मेंट कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है, व्हिच यू एंड आई मे थिंक उनको निकालेंगे तो डार साहब निकालेंगे। मैं सिर्फ जो विद इन पार्टी उनकी जो मुखालफत की जा रही है और उसकी बेसिस पे अगर कोई चेंज आती है तो क्या जो भी उनके सक्सेसर होंगे वो इन सारे शराइत को लेके चलेंगे या प्रोग्राम जो है ये दोबारा से टॉपल होगा अमिड्स दिस फ्लड्स। डॉक्टर साहब जो भी इनकमिंग होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि काम कितना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, वो कहता है कि मैं सीट पे बैठ जाऊँ। आई मीन आई थिंक दैट इज़ what has been the focus. I mean, they don't really care about the difficulty of the job or their performance. They just want to, मतलब मेरे लिहाज से कि जो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब भी, और सैडली प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है जब ये डिस्बर्स हुआ है, बट इफ़ यू रीड द डॉक्यूमेंट इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। 110 सफ़े हैं बट बहुत डिस्टर्बिंग है। जी बिल्कुल, ये डिस्टर्बिंग भी है और ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर भी दिखाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, नॉट ओनली इन दिस ईयर बट अगर आप इसको पिछले 3-4 सालों को लेके चले तो जो मिस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, जो आपके मिक्स परफॉर्मेंस क्राइटेरियन है, और उसके बाद फिर जो आपके प्रायर कंडीशंस बनती जाती हैं जब आप पिछले वादे जो हैं उनको पूरा नहीं करते, खा वो पिछली गवर्नमेंट थी या ये वाली गवर्नमेंट हो, तो ये अल्टीमेटली जो इसका नज़ला है वो अवाम पे गिरता है और अल्टीमेटली इसका खमियाजा जो है वो 23वें प्रोग्राम में जो भी जनरल इलेक्शन के बाद आई कैन फोरसी के एक और प्रोग्राम आएगा तो ये वहाँ पे टफ प्रायर कंडीशन की शक्ल में और हम पे गिरेगा, हम जैसे ही लोगों पे गिरेगा, नॉट ऑन द अनफॉर्चुनेटली द एलीट। फाइनली आई जस्ट लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग डॉक्टर साहब, ये जो एक तो ये है कि जो इन्होंने फोरकास्ट किया है वो तो बड़ा मतलब है कि इट्स नॉट डूएबल एनी मोर, राइट? आई मीन पाशा साहब तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनके जो फिगर्स जिस पे बेस किया इन्होंने फोरकास्ट वो भी गलत हैं, बट डू यू थिंक दैट दिस गवर्नमेंट कैन implement those reforms? Do you think that they will be these omissions will be taken care of in the 9th review, or you think this will continue? ये amidst these floods मेरा नहीं ख्याल के इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डूएबल हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, और इसका अगला तरीका यही है कि 9th रिव्यू से पहले गवर्नमेंट फॉर्मली उसके पास जब एक डैमेज असेसमेंट आ जाता है मल्टीलैटरल बॉडीज की तरफ से, तो वो लेके उसको IMF को अप्रोच करना चाहिए और अपना केस जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। इट्स अ फोर्स मेजोर और हमें अपने फंड जो है वो डाइवर्ट करने हैं इस वक्त रिलीफ की तरफ, उसको डाइवर्ट करने होंगे रिकवरी और अब्बासी साहब आप जी बिल्कुल, ये हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि ये फिगर ये रिविजिट करेंगे क्योंकि फ्लड ने बहुत डैमेज किया। टू कीप द प्रोग्राम ऑन वर्ड्स फॉर व्हिच वी मे नीड अमेरिका बाय द वे। जी ताहिर साहब फाइनल वर्ड। बिल्कुल रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि इफ दे वांट इट टू स्टे ऑन द प्रोग्राम, ये भी तो है ना, आप अस्यूम कर रहे हैं रिविजिट का कि बोथ द फंड एंड particularly the fund wants us to remain in the program. जो स्पार्को और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो इनिशियल स्टेट में डेटा था, यानी जो बिल्कुल इनिशियल था, उसके मुताबिक 400 बिलियन रुपीस का सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को, लेकिन उस टाइम सिंध और पंजाब उसी तरह पूरी तरह कवर भी नहीं था और 400 बिलियन का लॉस हुआ। क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हुए।
Okay, Khawateen Hazrat, we'll end the program. I've run out of time. It is a very, very serious situation. जैसे कि सारे panelists ने कहा कि ये जो fund program है, it is extremely, ये जो fund का जो review document है, it is not a reflection of reality. They have not mentioned the floods at all. According to Suleri Saab, Dr. Suleri, it has to be both. ये जो है labs, ये दोनों sides की होना चाहिए. मिफ्ता इस्माइल साहब की जो टीम थी उनका और IMF का, अगर ये है तो ये आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग फॉर अस. अगर ये पर्पसली प्रोग्राम जो है ये फ्लड्स मेंशन नहीं करे, बिकॉज दीज आर द वर्स्ट फ्लड्स इन द, सम पीपल आर सेइंग इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री. दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान's history. We would hope that somebody who is maybe a better negotiator talks to the fund next time. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.